खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की जो है भारत के भूगोल की ये क्लास जो है, इसके पहले 2 क्लास आपको ब्रह्मांड के विषय में बता चुके थे। भारत के भूगोल से अधिक प्रश्न आएंगे आपके, उसके बाद हम लोग विश्व का जो है समान परिचय और भूगोल उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत को भूगोल जो है कई भाग में जाएगा, याद रखिएगा इसको। उस क्रम में जो आप देखेंगे तो ये तीसरी क्लास है और मैक्सिमम चित्र जो है चित्रों के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, वो बातें समझ में आ जाए। तो अंत तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है आज का जो है भारत का भूगोल, ठीक है। तो भारत के भूगोल में हम देखेंगे, एक तो याद रखिएगा ये क्लास जो है सभी सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है बार बार परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है। और आइए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के राज्यों का समान परिचय, ठीक है। भारत के राज्यों का समान परिचय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो है अगर पूछ दे सिंपल सी बात कि भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 आप जानते होंगे, फिर भी हमने लिख दिया है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, 8। भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है, 5। और भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9। भारत में राज्यों की कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है, तो 9। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट था। उसके बाद आपको ये 2 डेट याद रखना है। 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 को याद रखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित राज्य बनाकर 2 राज्य बना दिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित यानी जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए। पहला याद रखिएगा लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, ठीक है। लद्दाख में जब ये बनाया गया तो उसमें 2 जिले थे, लेह और कारगिल। और वर्तमान में देखा जाए तो इसमें जो है कुल 7 जिले हो गए हैं, क्योंकि 2025 में 5 जिले और बना दिए गए, यानी लद्दाख में कितने जिले हैं, 7। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे लद्दाख के विषय में। प्रथम उपराज्यपाल तो मैंने लिख दिया, और आर के माथुर याद रखिएगा। आर के माथुर जो है इसके जो है प्रथम जो है उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू है, और वर्तमान में कौन है, मनोज सिन्हा है। मैंने आपसे पूछा कि लद्दाख के वर्तमान राज्यपाल कौन है, आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसमें से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका कि भारत में 26 जनवरी 2020 अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद 26 जनवरी 2020 को 9 केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप को एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, जिसका नाम दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप रखा गया, एवं इस राज्य की राजधानी दमन है। इसलिए अब भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 से 8 हो गई। 2 डेट आपको याद रखना है इस पेज के हिसाब से। पहला 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बनाया गया। पहला राज्य कौन सा बनाया गया, पहला राज्य आपका जो है लद्दाख और दूसरा राज्य आपको जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद जो है 26 जनवरी 2020 को जो है भारत में याद रखिएगा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को जो है एक कर दिया गया, और जिसकी राजधानी क्या कर दी गई, दमन कर दी गई, ठीक है। तो आइए इसमें नेक्स्ट में शुरू करते हैं। इसमें नेक्स्ट पेज पे भारत की नदियों के विषय में हम लोग देखेंगे। भारत की नदियों का विभाजन उत्पत्ति एवं जल के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालयी नदियां और दूसरा प्रादीपी नदियां। आपको बताया गया था कि प्रादीपी मतलब वह स्थल जिसके 3 ओर जल हो उसे प्रादीप कहते हैं, याद रखिएगा। या वह जल जिसके 3 ओर स्थल हो उसे खाड़ी कहते हैं, यानी प्रादीप का उल्टा क्या होता है, खाड़ी। आप समझ रहे होंगे, चित्र के माध्यम से यहाँ बताना चाहूंगा। दक्षिण भारत का हिस्सा आप देख रहे होंगे, हिमालय अगर भारत का नक्शा हम बना दिए तो दक्षिण भारत के मीन्स इधर अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो जमीन का हिस्सा बना, इस जमीन को प्रादीपी भारत या दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर यही आप देखते होंगे यहाँ बंगाल की खाड़ी है और ये 3 ओर से घिरा हुआ है, तो इसे खाड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये जल है और 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो हिमालयी नदियां और प्रादीपी नदियां यानी दक्षिण भारत की नदियां और हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियों में
जल जो है हिमालय पर्वतों से आता है। अब 12 महीने जो है इसमें जल रहता है, जल की मात्रा ऊपर नीचे होती रहती है, अलग मैटर है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, वो गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, या उसमें पानी बिल्कुल कम हो जाता है। तो इस हिसाब से इसमें जो है क्या किया गया कि हिमालयी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ा गया, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भारत की नदियों का विभाजन में हिमालय नदियों को देखा जाए। इन्हें 12 नदियां या सदाबहार नदियां, ये नदियां हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलज, ये नदियां जो है हिमालयी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को बरसाती नदियां कहा जाता है, ये मौसमी नदियां होती हैं। ये नदियां दक्षिण भारत की नदियां कहलाती हैं, जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, ठीक है। अपवाद में कावेरी नदी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा जाता है कि ये 12 महीना इसमें जल रहता है, याद रखिएगा। और दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी नदी लगाइएगा, याद रखेंगे आप। दूसरा प्रश्न ये आता है आपके एग्जाम में, आप एक इतिहास का एक कहानी आपने सुना होगा, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। हुमायूं को इस बात की जानकारी होती है कि ये सूखा स्थान है, वह ये जो स्थान था वो प्रायद्वीपीय नदियों का स्थान चुना, कौन, शेरशाह सूरी। और क्या हुआ, हुमायूं को वहीं बुलाया, और वहीं बुलाया, वो जानता है कि बारिश के मौसम में जब पानी बहेगा ये पूरा नदी बन जाएगा, और जब पानी आता है भर जाता है पूरा नदी बन जाता है, और हुमायूं जो को वहां से भागना पड़ता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि दक्षिण भारत के अब कुछ ऐसे क्षेत्र को आप देखेंगे कि लगेगा कि मैदान है, लेकिन बरसात के दिनों में वहां से नदी बहता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे देखा जाए कि ये भारत का सामान्य परिचय आपको मैंने बताया था, और ये आपको जानकारी नहीं होगा तो आपको आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, दाहिने वाला हमेशा पूरब होता है, ऊ से ऊपर, ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला हमेशा उत्तर होता है, ठीक है। और ये अगर पूरब है, ये अगर ईस्ट है, याद रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा या पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अगर उत्तर है तो नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब इन राज्यों को ऐसे देखेंगे, पूर्वोत्तर और उत्तर है, यानी पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, यानी 8 राज्य हैं, इन राज्यों को पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। और आपको भारत के भूगोल के क्रम में अगर देखा जाए तो सभी राज्यों के विषय में इधर की डिटेल आपको जानना है, प्लस भारत के इन 28 राज्यों के विषय में जानना है, 8 केंद्र शासित राज्यों के विषय में जानना है। आपको मालूम होना चाहिए इधर जो समुंदर है, इस समुंदर को बंगाल की खाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इधर जो समुंदर है, इधर समुंदर को अरब सागर के नाम से जाना जाता है, कौन सा सागर, अरब सागर जाना जाता है। और नीचे जो समुंदर है उसे हिंद महासागर कहा जाता है। ये पूर्वी तट है, यानी समुंदर का ये पूर्वी तट है, याद रखिएगा, ये समुंदर का पूर्वी तट है। और यह समुंदर का याद रखिएगा पश्चिमी तट कहलाएगा, ये पश्चिमी तट कहलाएगा, ये समुद्र का दक्षिणी तट कहलाएगा, ठीक है। इस पूर्वी तट को यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा, तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। जीएस में आपको याद होना चाहिए। इसको मालवाड़ तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, इसको मालवाड़ तट कहते हैं, याद रखिएगा, मालवाड़ तट कहते हैं। यहाँ से यहाँ के तट को जो है कोंकण तट कहते हैं। कोंकण रेलवे अलग चलता है, 2000 न्यूज आई है वर्तमान में कि जो है वर्तमान में भारतीय रेलवे में मिलाने की योजना चल रही है, और इसको जो है सरकार तट कहते हैं, सरकार तट कहते हैं, या कहीं कहीं किताबों में उत्कल तट भी लिखा रहता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके बाद जो है पूर्वोत्तर भारत के विषय में, इसके विषय में पहले हम लोग कवर करेंगे। आप ध्यान से बस सुनिएगा और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, संभाल के रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात जो है हमेशा याद रखिएगा, कभी न कभी वह काम जरूर आती है। इस चीज को, दोनों बातों ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारत के भूगोल में पूर्वोत्तर भारत के विषय में आपको हम बताने जा रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा जो क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में आएगा, एक जो है मानक जिम्मेदारी होती है, और हमारी जिम्मेदारी है क्या एग्जाम में आएगा, सभी कंटेंट को आपको बताना, समझाना। आप बस ध्यान से समझिएगा, संभव हो तो लिखते रहेगा, अच्छा रहेगा। इन देखेंगे 8 राज्यों में देखेंगे आप, तो ये पहला देख रहे हैं सिक्किम, सबसे छोटा है, इसीलिए सभी राज्य इसको मानते हैं, सिक्किम को भाई माना जाता है, ठीक है। सिक्किम के बाद देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ देखेंगे मेघालय, और ये हो जाएगा आपका असम, ठीक है। बस आपको जानना क्या है, इन राज्यों में आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में कुल 8 राज्य हैं, और इन राज्यों में आप देखेंगे सबसे छोटा पूछता है तो सिक्किम,
और सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो असम लगाइएगा। असम में सबसे बड़ा राज्य है पूर्वोत्तर भारत, यानी पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। 8 राज्यों में सबसे छोटा सिक्किम और सबसे बड़ा याद रखिएगा असम। सिक्किम के विषय में जानते होंगे, भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, जो है सिक्किम। केंद्र शासित प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप लगाइएगा। असम के विषय में जानते होंगे, असम में सबसे अधिक चाय होता है, लेकिन चाय बोर्ड कहाँ है, चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी चीजें आपको ये याद होना पड़ेगा जरूर। ये अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये दोनों क्या करते हैं, चारों म्यांमार से स्पर्श करते हैं, ये क्रम याद होना चाहिए। त्रिपुरा याद होना चाहिए कि 3 ओर से याद रखिएगा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसमें से 2 प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न आता है पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। ये ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि इसमें से और बाकी कौन ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 है, सिक्किम, ऐसे करके प्रश्न याद होगा, आपको ऐसे रटना होगा। ये नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, भारत के 3 प्रमुख नदियों के विषय में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। एक नदी जो याद रखिएगा जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। एक नदी याद रखिएगा जिसको सिंधु नदी कहते हैं, और एक नदी याद रखिएगा जिसको सतलज नदी कहते हैं। नाम मैं लिख दूं यहाँ पे, याद रखिएगा सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी याद रखिएगा। इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहा जाता है, भारत में वो भी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग नदी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसका अलग अलग नाम पड़ जाता है, अभी आगे हम बताएंगे उस चीज को। और ये हो जाएगा सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी, ठीक है, ये आप देखेंगे। आइए हम लोग डिटेल इसको देखते हैं। सब इसमें प्रश्न क्या आता है, प्रश्न ये आता है ये कैलाश मानसरोवर है कहाँ, ऐसे समझिएगा, ये तिब्बत में या चीन में, ऐसे समझिएगा। ये कैलाश मानसरोवर चीन में है, और इस कैलाश मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं, भारत में आती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। तो पूछता है भारत की निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, याद रखिएगा, तो छाट लीजिएगा। बस इन 3 नदियों का उद्गम भारत में नहीं है, लेकिन ये भारत में बहुत तहलका मचाती हैं, याद रखिएगा। भारत में इसका इसका जो है नेम फ्रेम है, लेकिन भारत में इनका उद्गम नहीं होता है। कौन कौन नदी, तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इनका उद्गम कहाँ से होता है, इनका उद्गम याद रखिएगा ये कैलाश मानसरोवर से होता है, तिब्बत चीन से होता है, ठीक है। और एक और बात है, ये भारत में आती हैं और भारत से बाहर भी चली जाती हैं। तीनों नदियों को देखिएगा भारत से बाहर चली जाती हैं, ठीक है। जैसे भारत की सबसे जो है चौड़ी नदी या आयतन में पानी ढूंढने वाली ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। आइए इसको आगे हम लोग डिटेल व्याख्या करेंगे, यहाँ करेंगे तो समय दिखलाएगा। और ये टक्कर बैच याद रखिएगा 499 में मात्र 1 वर्ष के लिए, याद रखिएगा 1 वर्ष के लिए मात्र 499 में। यह कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि डेली इसमें टेस्ट होता है, 9 से 11 के बीच में पर डे इसमें टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है, वीडियो क्लासेस है, इसमें थियरी क्लासेस है, सालोट पेपर है, याद रखिएगा 499 में 1 वर्ष के लिए है। और यह एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। और पिछले बैच की तरह इस बार भी पेपर को टक्कर देने के लिए टक्कर बैच जीएस याद रखिएगा टेस्ट जनरल सीरीज है, और सब कुछ इसमें मिलेगा। मेरे द्वारा ये जीएस का पेपर लिखा गया है, ये जीएस का थियरी बुक है, आप चाहे तो ले सकते हैं। और ये 50 क्वेश्चन है, एक सेट में जो है आपके 30 क्वेश्चन है, 50 सेट का ये बुक है। इसमें जीएस के चैप्टर वाइज इसमें सभी दिए गए हैं। ये हमारी वेबसाइट है examsiddhi.com, यहाँ से भी ले सकते हैं या अमेजन से भी ले सकते हैं। अगर आपको फ्री में टेस्ट देना है तो आप आ सकते हैं, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे पर डे टेस्ट होता है, और यह है व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी सूचनाएं इसमें दे दी जाती हैं। पर डे हमारी क्लासेज भी चलती हैं, याद रखिएगा हमारी क्लास सुबह 8 से 9 पर डे लाइव क्लास चलता है, आपको आना चाहिए। अगर आप ये थियरी क्लास देख रहे हैं तो आपको 8 से 9 वाली क्लास में आना चाहिए, और इसमें बिल्कुल 1 घंटा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एकदम क्लास मतलब होता है, कुछ आप सीख के जाएंगे उस क्लास में, याद रखिएगा। तो लाइव क्लास की बात ही कुछ और है, लाइव क्लास आना चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। कैलाश मानसरोवर से जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है, ये यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम लोग पहले इस नदी के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में पढ़ा जाएगा। अब देखिए डिटेल यहाँ बता रहे हैं आपको, ध्यान समझिएगा। इस कैलाश मानसरोवर से निकला ब्रह्मपुत्र नदी, तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, और जब यही असम में आ जाएगा तो यही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी कहाँ है, तिब्बत में। नमचा बरवा नामक एक स्थान है, याद रखिएगा, यांगयाक दर्रा से भारत में या अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। उसके बाद इसमें देखेंगे लोहित नदी इसमें आके मिल जाता है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है।
सहायक नदी किसे कहते हैं? वह नदी जो अपना अस्तित्व किसी बड़े नदी में जाकर समाप्त कर दे उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे यमुना नदी जो है आके अपना अस्तित्व जो है गंगा में समाप्त कर देती है, कहाँ? प्रयागराज में, और सरस्वती नदी का उद्गम होता है, यानी वो सहायक नदी है। ठीक है, प्रश्न ये भी आता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना नदी। यहाँ आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी है, और इसी लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है या ढोला सदिया पुल है, 9 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद जब ये आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ आती है तो बीच में एक जिला पड़ता है, उस जिला को क्या करती है, दोनों तरफ से अपना पानी बहा के आधा पानी इधर भेज देती है, आधा इधर भेज देती है, पुनः आके यहाँ जो है नदी ब्रह्मपुत्र बना देती है। तो ये जो बीच में स्थल है तो इस स्थल का नाम है माजुली द्वीप। इसको द्वीप हो गया, बताए थे, कोई स्थल है, उस स्थल के चारों ओर यदि जल हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये माजुली द्वीप हो गया। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी सीधे कहाँ आएगा, बंगाल की खाड़ी में आएगा, तब इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाएगा जमुना नदी। और इधर से आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में आएगी गंगा नदी, तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम पद्मा नदी हो जाएगा। ये जमुना नदी पद्मा नदी जहां मिलती है सब, इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन के डेल्टा में ये चले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ब्रह्मपुत्र में भूटान से मानस नदी आती है और सिक्किम से तीस्ता नदी आती है। याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कोई कंटेंट छोड़ा नहीं जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हम लोग इस बार सतलज नदी के विषय में देखने जा रहे हैं। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं तो इस चित्र में अब हम लोग सतलज नदी इसके विषय में देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए इसको हम देखा जाए सतलज नदी के विषय में। तो आप क्या देख रहे हैं, कैलाश मानसरोवर से नदी निकली और ये सिपकिला दर्रा से, याद रखिएगा, सिपकिला दर्रा से प्रवेश करते हुए ये सतलज नदी आती है और इसी में एक सहायक नदी बन जाती है ब्यास नदी। ब्यास नदी ब्यासकुंड से निकलती है और कपूरथला में यहाँ आके जो है क्या इसकी जो है मिल जाती है। और याद रखिएगा ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा नदी। क्या नाम है, बिपाशा नदी। ठीक है, बिपाशा नदी इसका नाम है। और इसी सतलज नदी पर गोविंद सागर जलाशय, याद रखिएगा, गोविंद सागर जलाशय है, और गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, याद रखिएगा, ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, और गोविंद सागर जलाशय यहीं पे याद रखेंगे। और उसके बाद जो है इसी पर आप सतलज नदी पे आगे देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा बांध भांखड़ा नांगल बांध है। ये कई बार पूछा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बांध या भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना है, तो सतलज नदी पे बना है। याद रखिएगा, इस सतलज नदी को पुनः आप आगे आएंगे तो इसी पे हरिकेज बैराज बना हुआ है, हरिकेज बैराज, इसी से एक नहर निकलती है जो भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर याद रखिएगा शारदा नहर, नहरों का राज्य राजस्थान है, नहरों का देश पाकिस्तान है, और नदियों का देश बांग्लादेश है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, अब यहीं से फिर पुनः सतलज नदी जो है आगे जो है सिंधु नदी में मिल जाती है, यानी सिंधु की सहायक नदी बन जाती है और ये पाकिस्तान को चली जाती है। यहाँ से प्रश्न जो है नहीं आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखने जा रहे हैं यहाँ से सिंधु के विषय में। सिंधु के विषय में ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। याद रखिएगा, ये लद्दाख में प्रवेश करता है, लद्दाख में ये जो है जास्कर नदी यहाँ से निकलता है, इसी से फिर ऊपर देखेंगे श्योक नदी भी इसी से निकल जाता है, और यहाँ आप देखेंगे गिलगित नदी जो है आके जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस सिंधु नदी में मिल जाता है, और पुनः ये सिंधु नदी जो है पाकिस्तान को चली जाती है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न क्या आएगा कि जास्कर नदी किससे निकलता है, तो सिंधु नदी से। यहाँ देखेंगे श्योक नदी, इससे कौन सहायक नदी बनता है, गिलगित नदी सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। यही प्रश्न आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं गंगा नदी। अब इन नदियों में देखा जाए भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। कितना है, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई याद रखिएगा। और ये प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी जो है राष्ट्रीय नदी है, तो राष्ट्रीय जलु पशु क्या है, तो गंगेसु या डॉल्फिन है, याद रखिएगा। प्रश्न ये भी आता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके विषय में हमने आपको बताया है। तो गंगा नदी के विषय में प्रश्न याद रखिएगा। पहला प्रश्न याद रखिएगा, गंगा और यमुना के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो गंगा और यमुना के किनारे प्रयागराज बसा है। गंगा और यमुना के बीच में कौन सा शहर बसा है, तो गंगा और यमुना के बीच में कानपुर शहर बसा है। याद रखिएगा, कानपुर शहर कहाँ बसा है, गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ है। ठीक, अब देखिएगा गंगा क्या होता है, गंगा देवप्रयाग से नाम इसका गंगा पड़ता है। इसके पहले अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों मिल जाते हैं, कहाँ, देवप्रयाग में। देवप्रयाग मिलके एक नदी बनाते हैं, और इस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। ये हरिद्वार में आती है, हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में। और उसके बाद यूपी में जब आती है तो ये बिजनौर से, याद रखिएगा, बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और आप देखेंगे यहाँ पे बलिया, ये बिहार पड़ जाता है यहाँ से, तो यानी आप देखेंगे
ये यूपी है, बलिया से बाहर निकलती है। पहला प्रश्न जो है कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है, बिजनौर में, या किस जिले से बाहर निकलती हैं, बलिया से ये निकल जाती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी देखिएगा इस बंदरपूछ से निकलती है। बंदरपूछ कहाँ है, उत्तराखंड में यमुना नदी निकली। और इस यमुना नदी में जब आगे आएंगे तो इटावा पड़ेगा। इटावा आप देखेंगे, इटावा में चंबल नदी, याद रखिएगा चंबल नदी कहाँ मिलता है, इटावा में। प्रश्न ये भी आता है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से चंबल नदी बहती है, तो मात्र एक और आखिरी नदी जिला कौन सा, इटावा जिला। इटावा जिला में चंबल नदी और आके यमुना में मिल जाती है। उसके बाद हमीरपुर में बेतवा नदी आके मिल जाती है। आप देख रहे होंगे बांदा में केन नदी आके मिल जाती है। यानी केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी सहायक नदियां हैं किसकी, यमुना नदी की। और यमुना नदी पुनः आगे चल के सहायक बन जा रही है इसकी जो है गंगा नदी का, कहाँ, प्रयागराज में। और यहीं पर कुंभ मेला लगता है, आप जानते होंगे, इसमें ज्यादा आपको समझाना नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये गंगा जब बलिया से बाहर निकल के सीधे पटना जाती है, और भी स्थानों को जाती है, लेकिन वो एग्जाम में पूछता नहीं है, जो पूछता है उसी की बात करेंगे। पटना में आप देखेंगे अमरकंटक के पठार से, याद रखिएगा अमरकंटक के पठार से सोन नदी निकलती है। इधर आप देखेंगे जो है नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी कहाँ चली जाती है, गुजरात को चली जाती है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। और आप देखेंगे सोन नदी पटना को आती है, और पटना के बाद सीधे फरक्का बांध जाती है गंगा नदी, फिर गंगा नदी फिर बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से फिर मेघना नदी बन जाती है। और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आया, उसका नाम बांग्लादेश में क्या पड़ गया, बांग्लादेश में उसका नाम जमुना पड़ गया, और बाद में दोनों नदियां मिलकर मेघना बन गई, ठीक है। यहाँ एक चीज और देख लीजिए, झारखंड से दामोदर नदी, यानी भारत की कोयला नदी, रूर नदी, सबसे अधिक जीवाश्म ढूंढने वाली दामोदर नदी, जिसे बंगाल की शोक नदी कहा जाता है, ये क्या करती है, ये कलकत्ता से ये इसी गंगा से, याद रखिएगा, हुगली नदी बनती है, हुगली से, याद रखिएगा, ये पुनः आगे चली जाती है, इसके बाद में चर्चा करेंगे। यानी दो नदियों के विषय में आप जानेंगे कि गंगा को कलकत्ता में हुगली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हम लोग का गंगा का हो गया। आइए हम लोग इसी क्रम में देखा जाए तो नदियों के विषय में कौन कौन शहर बसे हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा गंगा नदी यहाँ आप देख रहे होंगे, तो गंगा, देवप्रयाग, हरिद्वार, कानपुर, पटना, और भी शहर बताए थे आपको, बनारस और इलाहाबाद। गंगा नदी जो भारत की राष्ट्रीय नदी है। यमुना, तो यमुना आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद, और भी जिलों में बहती है, लेकिन मेन एग्जाम में यही पूछा जाता है। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी में कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी। लखनऊ में, जौनपुर में, याद रखिएगा, तो गोमती नदी। ये गोमती नदी बनारस में चली जाती है, मार्कंडे महादेव मंदिर का नाम सुने होंगे, कैथी एक स्थान है, तो ये गोमती नदी वहां जाके समाप्त हो जाती है। उज्जैन किस नदी किनारे है, तो शिप्रा नदी किनारे है। नासिक किस नदी किनारे है, तो गोदावरी नदी किनारे है। अयोध्या किस नदी किनारे है, सरयू नदी किनारे है। कलकत्ता किस नदी किनारे है, तो हुगली नदी किनारे है। अहमदाबाद किस नदी किनारे, तो अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे है। लुधियाना किस नदी किनारे है, तो सतलज नदी किनारे है। विजयनगर किस नदी किनारे है, तो कृष्णा नदी किनारे है। उड़ीसा किस नदी किनारे है, तो महानदी किनारे है। सूरत किस नदी किनारे है, तो सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे है। गोरखपुर किस नदी किनारे है, तो गोरख राप्ती नदी के किनारे है। नेक्स्ट आप देखेंगे नदियों के किनारे महत्वपूर्ण देश, जो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। न्यूयॉर्क, याद रखिएगा, यूएसए में है। न्यूयॉर्क के जो है हडसन नदी किनारे है। पाकिस्तान का लाहौर, याद रखिएगा, रावी नदी किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सीन नदी किनारे है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन जो है टेम्स नदी किनारे है। ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, सिडनी डार्लिंग नदी किनारे है। और मिस्र का काहिरा, याद रखिएगा, नील नदी के किनारे है, इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रावी नदी का उद्गम कहाँ हुआ, नदियों का प्रमुख उद्गम ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रावी नदी का उद्गम कहाँ है, रोहतांग दर्रा से। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है, ब्यास कुंड से। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है, शेषनाग झील से। यमुना नदी का उद्गम कहाँ है, यमुनोत्री से, बंदरपूछ के पास से। कृष्णा नदी का कहाँ है, महाबलेश्वर पर्वत से। गोदावरी नदी का कहाँ है, त्र्यंबक पठार नासिक से। महान नदी का उद्गम क्या है, सिंगवा भूमि रायपुर छत्तीसगढ़ से। और ताप्ती नदी का उद्गम क्या है, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब करिए, और मेरी इच्छा आप इसे शेयर करिए, मैक्सिमम लोग के पास पहुंचे, ताकि उनको भी लाभ मिले। आपको शेयर करना चाहिए। वीडियो कैसा लग रहा है इसका फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हम आगे वीडियो वैसे ही आपके हिसाब से बनाते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के विषय में, ये भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। नील नदी याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी। विक्टोरिया नदी से उद्गम होता है इसका। इस नदी पर आसवान बांध और नासिर बांध है, एग्जाम में पूछ चुका है। अमेजन नदी देखेंगे, अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा। और सबसे लंबी नदी कहाँ, ब्राजील में। अब जैसे हमने अभी आपको बताया कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी,
अब विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, तो विश्व की सबसे चौड़ी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन नदी, आप याद रखेंगे आप, ठीक है। आइए देखते हैं कांगो जायरे नदी के विषय में। कांगो जायरे नदी विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी याद रखिएगा मकर रेखा को 2 बार काटती है। महानदी याद रखिए माही नदी भारत की यह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। रूर नदी जर्मनी में है, इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों संबंधित परीक्षा अभी महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। झेलम नदी पे कौन सा बांध है? तिरुबुल परियोजना है। ताप्ती नदी पे कौन सा परियोजना है? उकाई परियोजना है। महानदी पे कौन सी परियोजना है? हीराकुंड बांध है। गोदावरी नदी पे कौन सा है? हुसैन सागर बांध है। कृष्णा नदी पे कौन सा है? नागार्जुन बांध है। सतलज नदी पे क्या है? भाखड़ा नांगल बांध है। नर्मदा नदी पे कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। लूनी नदी को अंतःअपवा नदी भी कहा जाता है। यह नदी खारा और मीठा जल दोनों लेकर बहती है, आप याद रखिएगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बहती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दक्षिण भारत लिखा हुआ है, लेकिन दक्षिण की गंगा लिखा हो तो गोदावरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी केवल इटावा जिले में बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। भारत की रूर नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। दरकरण पठार से इंद्रावती नदी निकलती है, जिस पर चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को अमृत परियोजना के माध्यम से जोड़ा जाता है। पेरियार नदी केरल में नौका दौड़ होती है। लोहित नदी पर ढोला सदिया पुल है। अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी या सोन नदी निकलती है। भारत की 3 नदियां भ्रंश घाटी बनाती है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये चीज। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और जो है दामोदर नदी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिम में खम्मात की खाड़ी में ऐश्वर्या ज्वालामुख का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती हैं। कावेरी जलप्रपात विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य से संबंधित है। और ये टक्कर बैच है, आपको ले लेना चाहिए। 1 वर्ष के लिए याद रखिएगा मात्र 499 में। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसमें डेली टेस्ट होता है 9 से 11, अपनी रैंक यूपी में आप देख सकते हैं। इसमें डेली जो है वीडियो क्लासेस, थियरी और जो है साल्वर पेपर इसमें आपको मिलेगा। और 499 में ये आपको एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले जो है पेपर में हमारे क्वेश्चन आए थे, तो पिछले बैचों की तरह इस बार भी पेपर को टक्कर देने के लिए टक्कर बैच इसका नाम रखा गया है। और ये मेरे द्वारा बुक है, थियरी आपको ले लेना चाहिए। और 50 चैप्टर बनाए गए हैं, जीएस के हर सेक्शन के अलग अलग सेट बना दिए गए हैं। एक सेक्शन में 30 प्रश्न है। और हमारी examsiddhi.com वेबसाइट है, यहाँ से भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो अमेजन से भी इसको ले सकते हैं। फ्री में टेस्ट देना हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, पर डे टेस्ट होता है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, जो है फीडबैक इसका। आप सबने इस वीडियो को इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।